हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा विमा इस चैप्टर का नाम है। मात्रक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे विमा के बारे में। देखते हैं विमा क्या है। विमा मतलब डायमेंशन। विमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। किसी भी क्वांटिटी को यानी किसी भी राशि को उसके मूल मात्रक के रूप में व्यक्त करने को विमा कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा वेलोसिटी, वेग। आपने पढ़ा कि जो वेग है इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है? एक लेंथ है, एक दूरी है। दूरी को L से अगर रिप्रेजेंट किया जाए, द्रव्यमान को मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाए और समय टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाए, जो हमने मूल मात्रक के टाइम पर उनके सिंबल्स पढ़े थे, उस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वेग में जो दूरी है वो कितनी बार आई? एक बार। तो लिख देते हैं कि लेंथ जो है, दूरी जो है वो एक बार आई, एक बार आई। ठीक है। सेकंड, समय कितनी बार आया? एक बार आया, लेकिन नीचे है, बटे में है। तो अगर ऊपर जाएगा तो इसका पावर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो सूत्र हमने प्राप्त किया है वेग के लिए, इसे कहते हैं विमा या डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये विमा है वेग के लिए। दोबारा देखेंगे कैसे निकालते हैं। ये याद रखना है आपको कि दूरी यानी कि लेंथ कैपिटल L से रिप्रेजेंट की जाएगी, द्रव्यमान यानी कि मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा, समय यानी टाइम कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब किसी भी व्युत्पन्न क्वांटिटी या किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में दूरी कितनी बार आई है? मीटर किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी एक बार आई है इस राशि को प्राप्त करने के लिए। समय एक बार आया है लेकिन अपॉन में आया है, तो क्या लिखेंगे? L1 T1, और ये T जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, ये आपकी वेग की विमा आ गई। इसी तरीके से अगर हम त्वरण के लिए विमा ज्ञात करना चाहें, त्वरण के लिए, तो त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी विमा बनाई जाए, मीटर किसका मात्रक है? दूरी का, यानी एक बार इसमें दूरी का प्रयोग किया है, दो बार इसमें समय का प्रयोग किया है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी त्वरण की जो विमा है वो है L1T-2। कुछ और विमा बनाकर देखते हैं, विमा सूत्र बनाकर देखते हैं। फोर्स के लिए बनाने का प्रयास करते हैं। फोर्स यानी बल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। बल जिसे कहते हैं फोर्स, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं F से। क्या सूत्र है F का? F इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। मास को कैपिटल M से करते हैं ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अभी हमने विमा क्या निकाला था? त्वरण का विमा पीछे क्या निकाला है हमने? L1T-2, यानी कि फोर्स का विमीय सूत्र क्या हो गया है? M1L1T-2। ये आपको कुछ मेन क्वांटिटीज के लिए तो याद भी रखना है, बाकी निकालते कैसे हैं? बल का अगर आपको निकालना है तो F इक्वल्स टू ma, और A क्या है? M तो एक मूल मात्रक है, मास तो मूल मात्रक है, A व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसको भी मूल मात्रक के रूप में लिख लेते हैं। A क्या होता है? मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना, मास है ये, मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास केजी से ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास के लिए m, दूरी के लिए l और समय के लिए t। तो ये विमा आई है आपके पास फोर्स की। इसी प्रकार से विमा निकाल कर देखते हैं एनर्जी की। एनर्जी, ऊर्जा, क्या होता है सूत्र एनर्जी का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा दूरी। तो बल के लिए अभी हमने ये विमीय सूत्र निकाला है, m1L1T-2। और दूरी, दूरी क्या है? एक लेंथ है, तो यहां पर एक और L आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1L2T-2। ये है आपका एनर्जी का विमीय सूत्र, m1L2T-2। ठीक है, ये आपको याद भी रखने हैं और ये आपको निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं एक बार दोबारा देख ले। जिसका भी विमीय सूत्र आपको निकालना है, ये यूपीपीटी के पेपर में आएगा, ये उसका पहले आप सूत्र लिखें। जैसे एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना दूरी। अब बल का विमीय सूत्र लिखें और दूरी का विमीय सूत्र लिखें। दूरी का विमीय सूत्र क्या है? L। अब इससे पहले टेबल बनाई थी, दूरी का L है, द्रव्यमान का m है और समय का t है। तो ये आपका बन गया है एनर्जी का विमीय सूत्र। ठीक है, विमा हो गया, विमीय सूत्र हो गया। अब देखते हैं समांगीयता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी विमा है, राइट हैंड साइड पर भी वही विमा होनी चाहिए। समांगीयता का सिद्धांत, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या तात्पर्य है इसका? कि अगर कोई इक्वेशन है, जैसे कि मान लीजिए ये हमने न्यूटन का गति का पहले नियम की मैंने एक समीकरण ली, v = u+at। तो समांगीयता के सिद्धांत के हिसाब से जितना इसका विमीय सूत्र होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र होगा, वो बराबर होना चाहिए इस राइट हैंड साइड के विमीय सूत्र के। ज्ञात करके देखते हैं। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। वेग का विमीय सूत्र कितना है? L1T-1। ठीक है, अब इस तरफ दो क्वांटिटी है। ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो दोनों का निकालते हैं। u क्या है? u भी वेग ही है, तो इसका कितना होगा? L1T-1। यहां पर देखते हैं a क्या होता है? त्वरण। त्वरण का कितना होता है विमीय सूत्र? L1T-2। t क्या है? टाइम। टाइम का विमीय सूत्र कितना होता है? T1। तो ये कितना हो जाएगा? L1 t⁻², t⁻1, तो हो जाएगा t⁻−1। तो अगर आप देखेंगे तो ये और ये बराबर आया है। यही समांगीयता का नियम है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, कि किसी समीकरण में जितने भी टर्म्स हैं सबका विमीय सूत्र बराबर आना चाहिए। ठीक है, सब किसी भी इक्वेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला हर एक टर्म का इक्वल ही आना चाहिए। अगर आपका विमीय सूत्र बराबर नहीं आया, इसका मतलब आपका वो समीकरण सही नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि समांगीता का सिद्धांत क्या है, तो आप एग्जाम्पल देंगे और लिखेंगे कि समांगीता के सिद्धांत के अनुसार किसी समीकरण के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होता है। के अनुसार किसी भी समीकरण के प्रत्येक का विमीय सूत्र समान होता है। और ये हो गया आपका उदाहरण, ठीक है, कि यहाँ का इसका और इसका बराबर है। ये आपका पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, और तीनों का ही जो सूत्र आया है बिल्कुल एक जैसा आया है। ये हो गया आपका समांगीता का सिद्धांत। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है। इस सिद्धांत का, इस सिद्धांत के उपयोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीबीटी में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगले 3 टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो जरूर आएगा, तो उसे आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। पहला उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग है समीकरण की सत्यता की जांच के लिए। मतलब आप किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं है इस सिद्धांत का प्रयोग करके। कैसे? मैं न्यूटन की गति के नियम का दूसरा इक्वेशन ले रही हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम नहीं जानते ये सही है या नहीं है, हम चेक करते हैं। अगर ये सही है तो s का विमीय सूत्र बराबर होना चाहिए इस पद के विमीय सूत्र के, और बराबर होना चाहिए इस पद के विमीय सूत्र के। ठीक है, यही तो कहता है समांगीता का नियम कि किसी समीकरण के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र बराबर होना चाहिए। हमने प्रत्येक पद को अलग अलग लिख लिया। s क्या है? s है दूरी। तो दूरी के लिए विमीय सूत्र क्या है? L1। चलते हैं दूसरी तरफ। u क्या है? वेग। t क्या है? समय। वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड। समय सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा? मीटर। मीटर क्या है? एक दूरी है, तो विमीय सूत्र क्या हुआ? L1। तीसरी तरफ चलते हैं। ये तो कांस्टेंट है 1/2। कांस्टेंट को, कांस्टेंट का मात्रक से लेना देना नहीं है, संख्या का मात्रक से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी क्या है? समय। समय का सेकंड और स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, क्या बचा? मीटर। मीटर क्या है? एक दूरी, तो विमीय सूत्र क्या हुआ? L1। आप देखेंगे तीनों पद का विमीय सूत्र बिल्कुल बराबर आया है। इसका भी L1, इसका भी L1 और इसका भी L1। इसका मतलब ये दी गई समीकरण सही है। तो जांच होगी इसकी सत्यता की। अगर हमारा विमीय सूत्र बराबर नहीं आता तो ये इक्वेशन, ये समीकरण सही नहीं होता। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एक इक्वेशन देंगे और पूछेंगे बताइए ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उसके प्रत्येक पद का विमीय सूत्र निकालेंगे, और यदि वह विमीय सूत्र बराबर आया तो आप कहेंगे कि दी गई समीकरण सही है, अन्यथा वो सही नहीं है। दूसरा उपयोग देखते हैं।
विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी कि कोई फॉर्मूला बनाना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी कि फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखते हैं। समांगिता के उपयोग से हम कैसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे आपने एक सिंपल पेंडुलम देखा है कि एक पतले धागे से एक बॉब लटका दिया जिसको आप इधर उधर घुमा रहे हैं, तो उसे कुछ समय लगेगा यहाँ जाके वापस यहाँ जाकर वापस यहाँ आने में। तो ये जो उसने एक साइकिल कवर किया, इस समय को कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो समय लगने वाला है इसको यहां से यहां तक वापस आने में, एक चक्कर लगाने में, ये समय निर्भर करेगा इस धागे की लेंथ पर। लंबा धागा है तो अलग समय लगेगा, छोटा धागा है तो अलग समय लगेगा। कितना निर्भर करेगा हमें नहीं पता, लेकिन लेंथ पर निर्भर जरूर करेगा। तो हम लिख लेते हैं कि निर्भर करेगा लेंथ पर। क्या पावर रहेगी हमें नहीं पता, पावर हमने मान ली a। वो 2 गुने से भी कर सकता है, 3 गुने से भी कर सकता है और उसके साथ कम भी हो सकता है। उसी प्रकार जो बॉब है उसके मास पर निर्भर करेगा, तो उसके मास पर कैसे निर्भर करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन निर्भर करेगा ये हमें पता है, तो हमने मास की पावर b ले ली। और निर्भर करेगा ग्रेविटी पे, g, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि जब भी कोई चीज अगर ऐसे जाएगी, कोई चीज ऊपर जाने की कोशिश करती है तो ग्रेविटी उसको अपनी ओर नीचे खींचने की कोशिश करती है। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो उसे नीचे अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो जी त्वरण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इस पर भी निर्भर करेगा। कितना निर्भर करेगा नहीं पता, मान लेते हैं c। ठीक है, तो a b c हमने ये इसकी घात मान ली है, पर हाँ हमें ये पता है कि लेंथ पर निर्भर करेगा और उसके मास पर निर्भर करेगा और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर यानी गुरुत्वाकर्षण के बल पर निर्भर करेगा। समांगिता के सिद्धांत के अनुसार हमें यह पता है कि इस तरफ का जो विमा है वो इस तरफ के विमा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। टाइम, टाइम के लिए विमा क्या होता है कैपिटल टी। इस साइड का विमा तो आ गया। प्रोपोर्शनल की जगह अगर इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, के आ गया। एल क्या है लेंथ, लेंथ के लिए विमा क्या होता है एल। पावर कितनी है ए। एम क्या है मास, मास के लिए विमीय सूत्र क्या है कैपिटल एम। ठीक है, जी क्या है त्वरण, जी त्वरण है ना। त्वरण को कैसे लिखते हैं, त्वरण का क्या फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, मीटर क्या है लेंथ है L1 और T -2। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो गया L1 T -2, पावर हो गई C। ठीक है, अब T की पावर 1 इज इक्वल्स टू K। L यहां भी है, L यहां भी है, यहाँ L की पावर A है और यहाँ L की पावर कितनी हो जाएगी, अगर आप इसको खोल दें ब्रैकेट को, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, अगर आप इसको खोल दें तो ये C यहां भी आ जाएगा, L की पावर C और T की पावर माइनस का 2C। ठीक है, L वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, L की पावर A और L की पावर C, तो L की घात कितनी हो गई A प्लस C। ठीक है, M की पावर B और T की पावर -2C। ठीक है, यहां पर आपको
टी दिखाई दे रहा है, क्या एल दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर एल की घात क्या है? 0। किसी चीज की घात 0 मतलब 1, तो यहाँ एल की घात 0 है, तभी आपको यहाँ एल दिखाई नहीं दे रहा। और एम की भी घात कितनी है यहाँ? 0, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। तो अगर आप दोनों तरफ कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो यहाँ एल की घात 0 है, यहाँ एल की घात a प्लस सी है, तो इसका मतलब है कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण प्राप्त हुआ आपको L से L की तुलना करने पर, क्योंकि समांगीता के नियम के अनुसार दोनों तरफ की विमाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ L का जो घात है वही घात L का यहाँ भी होना चाहिए, और यहाँ कोई L था ही नहीं। इसका अर्थात क्या है कि L का घात यहाँ 0 था। उसी तरीके से M का घात यहाँ B है, यहाँ M का घात 0 है, तो इसका मतलब B बराबर में 0 है। और t का घात यहाँ माइनस का 2c और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब 1 इक्वल्स टू माइनस का 2c है। 3 समीकरण है और 3 ही हमारे पास अननोन है। तो यहां से इस इक्वेशन से, इस समीकरण से c का मान ज्ञात हो जाएगा, -2 उधर चला जाएगा, तो c हो गया है माइनस का 1/2। b 0 है, c का मान आ चुका है। c के मान को इस इक्वेशन में रखने पर a का मान भी आ जाएगा। यदि c माइनस का 1/2 है तो a कितना होगा? प्लस का 1/2, तभी दोनों मिलकर 0 बनाएंगे। तो इस इक्वेशन से a कितना हो गया? 1/2। a b c तीनों की मात्रा इसमें हम रखेंगे तो कितना आएगा? यह आ जाएगा t इज इक्वल्स टू k l की पावर a, यानी कि l की पावर हाफ, m की पावर 0, m की पावर 0 और g की पावर c, यानी कि माइनस हाफ। तो g को नीचे ले लेते हैं ताकि जो माइनस की घात है वो प्लस की हो जाए। किसी चीज की पावर, किसी चीज की घात 0 होने का मतलब होता है कि वो 1 है। तो t इक्वल्स टू k पावर 1/2, घात 1/2 होने का मतलब है कि वो अंडर रूट है अपॉन में अंडर रूट g। तो ये हो गया t इक्वल्स टू k, पूरे पे एक ही साथ अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये हमारे पास एक सूत्र आ गया। ये सूत्र कैसे आया? विमीय सूत्र को लगा करके आया, समांगीता के सिद्धांत को लगा करके आया। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसी पेंडुलम के लिए सूत्र की स्थापना करें, तो आप लिखेंगे कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पर, उसके मास पर, उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर निर्भर करता है। इस तरीके से आपको नहीं पता कि कितना निर्भर करता है, आप ए बी और सी मानेंगे। इस तरफ का विमीय सूत्र लिखेंगे और यहाँ के भी विमीय सूत्र लिखेंगे। उसके बाद दोनों ही तरफ के विमीय सूत्र की तुलना करेंगी। तुलना कैसे करेंगे? L की घात को L की घात से, m की घात को m की घात से और t की घात को t की घात से तुलना करेंगे। ऐसा करने पर आपके पास 3 समीकरण बनेंगी और 3 ही आपके पास अननोन है। उन अननोन की आप वैल्यू निकाल करके अपने फॉर्मूले में जब रखेंगे तो आपको एक सूत्र प्राप्त होगा। यही आपका सूत्र है। 5 नंबर का आपके लिए ये क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग है एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलना। अगर आपके पास कोई भी भौतिक राशि किसी एक प्रणाली में है तो उससे दूसरी प्रणाली में आप कैसे बदलेंगे? जैसे आप मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो ये परिवर्तन आप विमीय सूत्र की सहायता से कैसे करेंगे, इसे देखेंगे। तीसरा उपयोग है ये विमीय सूत्र का। एक प्रणाली के संख्या पद को दूसरी प्रणाली
बदलना। जैसे आप लिखते हैं, उदाहरण के लिए बताते हैं कि 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, दूरी के बारे में जानते भी हैं, तो ये तो आपको बिना किसी कन्वर्जन के ही पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई दूसरी संख्या पूछ ली जाए, बल के बारे में, एनर्जी के बारे में, तो आप ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसके प्रयोग से कन्वर्ट करेंगे? वीमीय सूत्र के प्रयोग से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखेंगे, ये क्या है? संख्या है, संख्या को हमने n से रिप्रेजेंट किया। ये क्या है? मात्रक है, मात्रक को हमने u से रिप्रेजेंट किया। हमने पिछले वीडियो में ही क्वांटिटी का जो फॉर्मूला लिखा था, q इक्वल्स टू वो nu लिखा था, कि किसी भौतिक राशि का जो सूत्र होता है वो ये होता है, जहां पर n संख्या होती है और u यूनिट होती है। तो इसको 1 1 ले लेते हैं इस तरफ वाले को, और उस तरफ वाले को 2 2 ले लेते हैं। पहली प्रणाली का मात्रक और संख्या, दूसरी प्रणाली का मात्रक और संख्या, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, और पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा। मान लीजिए आपके जो दो सिस्टम है, जो MKS और CGS सिस्टम है, इसमें एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और CGS में होती है अर्ग। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन होगा पेपर में। यूपीबीटी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप? इसके नीचे आप लिखेंगे N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। N2 तो आपको निकालना ही है, N1 आपको कितना दिया हुआ है? 1। अब बात आती है U1 और U2 की। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एनर्जी का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। एनर्जी का विमीय सूत्र हमने अभी निकाला था, L1 M2 T-2। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो भी आप कैसे निकालेंगे? आप एनर्जी का सूत्र लिखेंगे। एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का विमीय सूत्र याद है तो वो लिखिए। अगर वो भी याद नहीं है तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ये डिस्टेंस, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस। तो आप अगर ये देखें, m क्या होता है? मास। मास किस में होता है? kg में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? m। ये क्या हो गया आपका? l। ये क्या है? डिस्टेंस क्या है आपका? l। और t नीचे है तो ये है m1 L2 T-2। ये आपका एनर्जी का विमीय सूत्र है, ठीक है। अगर याद है तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर याद नहीं है तो आप उसको फॉर्मूले से निकालेंगे। अब इसको कैसे यूज करना है हमें देखेंगे क्वेश्चन में। हम लिखेंगे N1 की जगह 1 और U1 की जगह इसका विमीय सूत्र हम लिखेंगे L2 M1 T-2। यहां पर भी ऐसे लिखेंगे N2 और L2 M1 और T-2, ठीक है। N2 निकालना है तो जो हमें निकालना होता है उसको हम समीकरण में एक और रखते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी ओर ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला LB, ये सारे 1 1 है, ये सारे 2 2 है। ये L2 यहाँ नीचे आ जाएगा L1 के, L1 बटे में L2, दोनों का घात क्या है? 2। M1 बटे में M2
दोनों का घात क्या है 1, T1 बटे में T2 और घात क्या है -2। ये जितना अभी तक हमने किया है ना, ये आपको सब क्वेश्चन में करना है, इतना काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो L1 M1 T1 है, ये जो जूल्स है, ये क्या है MKS सिस्टम में L1 लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, MKS सिस्टम में दूरी, L मतलब दूरी को किस में नापा जाता है, किलोमीटर में। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, किलोमीटर। L2 क्या है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला सिस्टम, तो इसमें किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में, इसमें MKS में मीटर में, M फॉर मीटर, C फॉर सेंटीमीटर। अब मास की अगर बात करें तो K फॉर किलोग्राम और G फॉर ग्राम। टाइम की अगर बात करें तो टाइम सेकंड में ही रहता है, चाहे कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, क्या किया है हमने L1 की जगह मीटर लिखा, L2 की जगह सेंटीमीटर लिखा, M1 की जगह किलोग्राम लिखा, M2 की जगह ग्राम लिखा, और समय की जगह दोनों में सेकंड लिखा। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इसको, ये सेंटी है, तो सेंटी का मतलब अभी हमने टेबल में पढ़ा था 10 की पावर -2। ये कितना हो जाएगा, के का मतलब कितना होता है, किलो, 1000 ग्राम। ये पावर 1 है, ये पावर 2 है। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, इक्वल्स टू N2। तो इसके बाद यहाँ देखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, तो 1 × 10 की पावर +2 की पावर 2। यहाँ कितना बचा, ये कट गया तो क्या बचा, 10 की पावर 3 बचा, और यहाँ कितना बचा 1, और एक की घात कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो एक ही रहता है, इक्वल्स टू N2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10 की पावर 4 गुना 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू N2, यानी कि 10 की पावर 7 इज इक्वल्स टू N2, यानी जो हमें निकालना था वो कितना आया है, 10 की पावर 7। यानी कि 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा यूपीबीटी के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या होगा कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। तो जूल जो है ये MKS यूनिट है, अर्ग जो है ये CGS यूनिट है। जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, तो आपको एनर्जी का वीमीय सूत्र पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो आप उसे फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको N1U1 इक्वल्स टू N2U2 लिखना है। N1 क्या है, पहले मात्रक की संख्या जो कि 1 है। N2 क्या है, जो आपको ज्ञात करना है। मात्रक क्या है, MLT, जो हमारी ये आपकी विमीय सूत्र है वो यहां भी लिखना है, वो यहां भी लिखना है आपको। यहाँ पर ये 1 वाला लिखना है, इधर 2 वाला लिखना है। फिर इसको आप इसके नीचे ले लेंगे, L1 के नीचे L2 आ जाएगा, M1 के नीचे M2 आ जाएगा, T1 के नीचे T2 आ जाएगा, घात दोनों का बराबर रहेगा। अब क्योंकि ये वाला जो साइड है ये MKS का साइड है, तो इसमें L जो है, लेंथ जो है उसको मीटर में लिखेंगे, मास जो है उसको किलोग्राम में लिखेंगे, टाइम जो है उसको सेकंड में लिखेंगे। जो L2 M2 T2 है उसमें L को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में लिखेंगे। उसके बाद जो हमने 10 की घात का पिछले वीडियो में एक टेबल पढ़ा था, उसके हिसाब से हम C की जगह सेंटी 10 की पावर -2 लिखेंगे, K किलो 10 की पावर 3 लिखेंगे, और उसके बाद मीटर से कट जाएगा, ग्राम से, सेकंड से,
और जो नंबर, जो संख्या हमारे पास बचेगी, उन सभी को हम गुणा करके अगर देखेंगे तो 10 की पावर 7 बचेगा, जो n2 की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। अब हम इसमें 3 उपयोग थे हमारे पास, विमीय सूत्र के तीनों उपयोग को हमने किया, पर विमीय सूत्र की कुछ सीमाएं भी हैं, तो हम देखेंगे कि विमीय सूत्र की क्या सीमाएं हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं विमीय सूत्र जहां पर कार्य नहीं कर पाता, उसकी सीमाओं को भी देख लेंगे हम। विमीय विश्लेषण की सीमाएं। पहली सीमा तो ये है कि जैसे आप सूत्र बना रहे हैं इससे, या आप किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसके मात्रक की जांच कर सकते हैं, आप उसकी संख्या की जांच नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी इक्वेशन में हमने s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह 1/3 ए टी स्क्वायर लिख दिया, तो ये इक्वेशन गलत है। लेकिन विमीय सूत्र इस गलती को पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो संख्या के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। हमने पिछली वीडियो में, बल्कि अभी इससे पीछे हमने जब इसको सॉल्व किया था, तो हमने इसका विमीय सूत्र इन दोनों के विमीय सूत्र के बराबर किया था, लेकिन कांस्टेंट की तो बात नहीं की थी ना हमने। तो यानी कि यहाँ 1/3 लिखा हो या 1/2 लिखा हो, इस बात की जांच विमीय सूत्र नहीं कर सकता। तो कैसे लिखेंगे इस बात को कि विमा जो है वो नियतांक के विषय में कोई जानकारी नहीं देती, कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। विमा नियतांक के विषय में कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है जो आप विमा के बारे में बता सकते हैं? एक तो इससे सत्यता की जो जांच आप कर रहे हो उसमें ये कांस्टेंट पता नहीं चलेगा, जो आप सूत्र स्थापित कर रहे हो उसमें इसका कांस्टेंट पता आपको नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर कोई इक्वेशन इस तरह की है, एक से ज्यादा, किसी इक्वेशन में अगर एक से ज्यादा पद हैं, तो इस तरह की इक्वेशंस को, इस तरह की समीकरण को आप विमीय सूत्र से स्थापित नहीं कर सकते। आप कैसी इक्वेशन को कर सकते हो? जिसमें केवल एक पद है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? ऐसी इक्वेशन आप विमीय सूत्र से स्थापित नहीं कर सकते। तो इस बात को आप कैसे लिखेंगे? वह समीकरण जिसमें एक से अधिक पद हों, उन्हें विमीय सूत्र से स्थापित नहीं किया जा सकता। ये भी एक सीमा हो गई। तीसरा, कोई राशि सदिश है या अदिश, इस बात का विमीय सूत्र से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र किसी राशि के सदिश अथवा अदिश होने की कोई जानकारी
नहीं प्रदान करता। इसके अतिरिक्त क्या सीमा है? कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका कोई मात्रक ही नहीं होता। जैसे आपने, अगर आप अनुपात की बात करते हैं किसी चीज के, तो अनुपात का कभी कोई मात्रक होता है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार जिन राशियों का कोई मात्रक नहीं है उसके लिए विमीय सूत्र कोई जानकारी नहीं दे सकता। चौथा पॉइंट, जिन राशियों का कोई मात्रक नहीं होता उनकी जानकारी विमीय सूत्र द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, क्या उदाहरण है इसके? साइन, कॉस। अब जैसे अगर आप बात करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 क्या मात्रक तो है नहीं, सिर्फ संख्या है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा या लॉग, इन सब का कोई मात्रक नहीं है। तो जिसका मात्रक नहीं है उसकी जानकारी विमीय सूत्र नहीं दे सकता। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? विमाक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, कैसे बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका समांगीयता का नियम जो पूछा जाता है एग्जाम में, और उसके 3 उपयोग हैं। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, किसी समीकरण का सूत्र प्राप्त करना, या किसी एक मात्रक प्रणाली से दूसरी मात्रक प्रणाली में जाना। ठीक है, तीनों में से किसी एक पर क्वेश्चन 5 नंबर का आपके पेपर में जरूर आएगा यूपीबीटी में, जो हर साल आया है। इसके बाद हमने उसकी सीमाएं देखी हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो विमीय सूत्र नहीं कर पाता है। कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।